बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज इतवार 8 दिसंबर है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वुस्ता शाम की सूरत हाल। खबर आप तक पहुंच चुकी होगी कि गुज़िश्ता रात गए शाम के अंदर क्या हुआ, किस तरह से जो बशार अल असद का तवील इक़्तिदार था उसका बिल आखिर खात्मा हुआ। मौजूदा सूरत हाल क्या है, मनाज़िर भी आपको दिखाऊंगा। और आने वाले दिनों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है शाम के अंदर, और गिरदोनवाह में स्पेशली फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग का क्या फ्यूचर है, इस पर भी बात कर लेंगे। उससे कबल मैं आपको याद करवा दूं कि बशार अल असद और इनके जो वालिद थे हाफिजुल असद, इन्होंने इन टोटल शाम के ऊपर निस्फ सदी से भी ज्यादा, आधी सदी से भी ज्यादा इन्होंने शाम को रूल किया, शाम के ऊपर हुकूमत की। ऐसा नहीं है कि इनको हटाने के लिए कोशिशें नहीं की गई, मुजाहिरे नहीं किए गए, बल्कि हाफिजुल असद के दौर से ही शाम के अंदर बहुत ज़्यादा मुजाहिरे थे कि इनको इक़्तिदार से हटाया जाए, इनको कुर्सी से हटाया जाए। लेकिन हाफिजुल असद ने जो मुजाहिरीन हैं उनको ताकत से कुचला सोवियत यूनियन की मदद से, क्योंकि हाफिजुल असद का मैं आपको बता दूं कि एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का आदमी था, तो सोवियत यूनियन के साथ इसके बहुत अच्छे ताल्लुकात भी रहे। यही वजह है कि हाफिजुल असद के दौर से ही जो रशिया की बेसिस हैं वो आज भी आप शाम के अंदर देखते हैं। तो हाफिजुल असद ने सोवियत यूनियन की मदद से जो मुजाहिरीन हैं उनको बहुत ताकत के साथ कुचला। और फिर जो बशार अल असद हैं, इन्होंने भी अरब स्प्रिंग के बाद, जो 2011 के बाद जो अरब स्प्रिंग ने रुख किया था शाम का, बशार अल असद के इक़्तिदार का, तो उन मुजाहिरों को बशार अल असद ने भी रशिया की मदद से कुचला और ईरान भी साथ आ गया। ईरान क्यों? क्योंकि हाफिजुल असद ने जो ईरान का इनकलाब था उसमें हाफिजुल असद ने भी किरदार अदा किया था। तो यही वजह थी कि बशार अल असद के इक़्तिदार को बचाने के लिए ना सिर्फ रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन, बल्कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली खामेनेई, वो भी सफ़े अव्वल में नजर आए। तो ये जो गम व गुस्सा था शामियों के अंदर, बहुत ज्यादा गम व गुस्सा था, बहुत तवील इक़्तिदार इन दोनों बाप बेटे का, वो शामियों को बहुत ज्यादा गम व गुस्से में मुब्तला किए हुए था कि उन्हें फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग भी नजर नहीं आई। और उन्होंने जब मौका देखा कि रशिया जो है वो यूक्रेन जंग के अंदर मसरूफ है तकरीबन 3 सालों से, और ईरान के जो ग्रुप्स हैं वो फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग में मसरूफ हैं, इसराइल के साथ लड़ाई में मसरूफ हैं और लड़कर थक चुके हैं, तो इन बागियों ने बशार अल असद की हुकूमत के खिलाफ धावा बोल दिया। या फिर कुछ अवामिल भी थे जिन्होंने इनको बैकिंग दी कि बशार अल असद की हुकूमत को गिरा दें, क्योंकि आपको मालूम है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अब ये इसराइल, अमेरिका, तुर्किया वगैरह और इन ग्रुप्स की आपस में जो ईरान के खिलाफ या रशिया के खिलाफ, रशिया भी इनका दुश्मन है और ईरान भी इनका दुश्मन है, सारे की सारी पार्टियों का, ये जो आपको नजर आ रही हैं, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त के नजरिए से ये बशार अल असद की हुकूमत के खिलाफ जो हैं वो चढ़ दौड़े। ये जो हैयत तहरीर अल शाम के बागी थे और इन्होंने बहुत तेजी के साथ हलब को, फिर हमा को, फिर होम्स को, और गुज़िश्ता रात मैंने आपको बताया था कि दमिश्क तक भी ये पहुंच गए और इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना इनको नहीं करना पड़ा। इवन के काबुल से भी पहले जो तालिबान काबुल तक पहुंचे थे तो 15 दिन, तकरीबन 15-16 दिन उन्हें लगे थे, लेकिन इनको तो 10-11 रोज के अंदर इन्होंने हलब से दमिश्क तक का जो सफर है वो तय किया और फिर इक़्तिदार पर से जो बशार अल असद है उसको उतार दिया। अब बशार अल असद का मैं आपको बता दूं कि बशार अल असद का जो तैयारा है वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक फजर के वक्त से पहले ही नजर आया था शाम की फिजाओं में, और फिर रेडार से वो तैयारा गायब हो गया। अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये नहीं पता कि बशार अल असद कहां पहुंचे हैं, किस मुल्क के अंदर उनके तैयारे ने लैंड किया। 2 ममालिक का नाम सामने आ रहा है, एक तो कतर और दूसरा ऑब्वियसली जो रशिया है। रशिया भी, बशार अल असद जो है वो रशिया ही जा सकते हैं मेरी अंडरस्टैंडिंग मुताबिक। आने वाले चंद घंटों में जो बशार अल असद की डेस्टिनी है कि वो फरार होकर कहां पहुंचे ये भी क्लियर हो जाएगा। बहरहाल जो हैयत तहरीर अल शाम के सरबराह हैं अबू मोहम्मद अल जोलानी, उन्होंने टेलीविजन के ऊपर बैठकर, जो स्टेट टेलीविजन है उसका कंट्रोल संभाला और उसके ऊपर बैठकर इन्होंने अनाउंस किया कि बशार अल असद के तवील इक़्तिदार का खात्मा हो चुका है। कैदियों की रिहाई का इन्होंने अनाउंस किया और आम माफी का इन्होंने ऐलान किया, और तमाम के तमाम जेलों से, इंक्लूडिंग दमिश्क और शाम की मुख्तलिफ जेलों से जहां जहां से ये हैयत तहरीर अल शाम के बागी गुजर कर आए थे, तो वहां से तमाम के तमाम कैदियों को भी इनकी जानिब से रिहा कर दिया गया। और जिस तरह की सेलिब्रेशंस हुई इस खिताब के बाद, ये जो स्टेट टेलीविजन के ऊपर जो अबू मोहम्मद अल जोलानी का खिताब था,
जो फतह से रिलेटेड खिताब था, इसके बाद जिस तरह की सेलिब्रेशंस हुई, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इन्होंने हाफिजुल असद और बशार अल असद के मुजस्समे गिरा दिए, उनकी तस्वीर को ज़मीन पर फेंक दिया गया, जलाया गया, फाड़ा गया, गम गुस्सा अपना निकाला गया इनकी तस्वीर के ऊपर, इनके मुजस्समों के ऊपर। इवन के ईरान के सफारत खाने के अंदर भी, ये ईरान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि दमिश्क में ईरान के सफारत खाने के अंदर इन मुजाहिरीन ने धावा बोल दिया और वहां पर जो सुप्रीम लीडर हैं या फिर जो कासिम सुलेमानी हैं या फिर जो हसन नसरुल्लाह हैं, उनकी तस्वीर के साथ भी इन मुजाहिरीन ने यही किया कि जलाया, फाड़ा और पैरों तले इनकी तस्वीर को भी रोंद दिया गया। अब जो रिएक्शन सामने आ रहा है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो रिएक्शन है बशार अल असद की फोर्सेस का, जो कि इराक और दीगर जो पड़ोसी ममालिक हैं जहां पर ईरान का स्ट्रांग होल्ड है, जहां पर ईरान का इन्फ्लुएंस अभी मौजूद है, वहां पर ये फौजी जा चुके हैं। लेकिन इनकी जानिब से बयान ये सामने आया कि अभी पिक्चर बाकी है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, हम काउंटर ऑफेंसिव की तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्द काउंटर ऑफेंसिव का हमारी जानिब से आगाज भी कर दिया जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि बशार अल असद फरार हो चुके हैं और काउंटर ऑफेंसिव का अगर आगाज भी किया जाएगा तो वो बहुत जल्द नजर नहीं आता कि इनकी जानिब से कल या परसों काउंटर ऑफेंसिव का आगाज कर दिया जाए। और जिस तरह से इन्होंने हलब से हमा, हमा से हुम्स, हुम्स से दमिश्क बगैर रेजिस्टेंस के इन शामी बागियों को आने दिया, तो वहीं पर जो ऑफेंसिव्स हैं तो वहीं पर हो सकते थे या रेजिस्टेंस वहीं पर हो सकती थी। लेकिन ये रेजिस्टेंस जो है इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हम काउंटर ऑफेंसिव का आगाज करेंगे। बहरहाल जब आगाज किया जाएगा तब देखी जाएगी। लेकिन इस वक्त मैं आपको बता दूं कि अबू मोहम्मद अल जुलानी ने ऐलान कर दिया कि जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है सीरिया का, वो हुकूमत का कंट्रोल संभालेगा, इदारों का कंट्रोल संभालेगा। जब तक हुकूमत हमें मुंतकिल नहीं हो जाती तब तक ये जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, और इसने भी टेलीविजन के ऊपर बैठकर ये खिताब कर दिया कि जो अवाम की राय है, अवाम की राय में जो भी लीडर है मैं उसको मानता हूं और मैं ये जो इदारे हैं, ये जो निज़ाम है, मैं तब तक चलाता रहूंगा जब तक ये इक़्तिदार मुंतकिल नहीं हो जाता अबू मोहम्मद अल जुलानी और हैयत तहरीर अल शाम को। अब मैं आपको ये बता दूं कि जब ये इक़्तिदार मुंतकिल हो जाएगा तो फिर शाम के अंदर जो हुकूमती स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होगा। मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था, शॉर्ट से मैंने आपको बताया, स्किम स्कैन करके मैं आपको बता दूं कि अबू मोहम्मद अल जुलानी ने जो CNN को इंटरव्यू दिया था, तो उस इंटरव्यू के अंदर अबू मोहम्मद अल जुलानी से एंकर ने सवाल पूछा था कि आप इस्लामी, स्ट्रिक्ट इस्लामी निज़ाम की आप बात कर रहे थे, तो क्या अगर आपने दमिश्क को कंट्रोल कर लिया तो क्या उसी जैसा निज़ाम हमें देखने को मिलेगा। तो अबू मोहम्मद अल जुलानी ने जवाब दिया था कि जो इस्लामी निज़ाम, जिस स्ट्रिक्ट इस्लामी निज़ाम की तारीफ लोगों के जहनों में है, वो इस्लामी निज़ाम हमारा नहीं होगा, बल्कि हमारा जो इस्लामी निज़ाम है वो खित्ते की फितरत से मुताबिकत रखता हुआ, खित्ते की रिवायात से मुताबिकत रखता हुआ हमारा इस्लामी निज़ाम होगा। अब खित्ते की रिवायात और फितरत आपके सामने है कि जो मशरिक वुस्ता का खित्ता है या जो अरब कंट्रीज हैं, इनकी रिवायात और फितरत के मुताबिक जो अबू मोहम्मद अल जुलानी है उन्होंने कहा था कि हमारा इक़्तिदार होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने इसी इंटरव्यू के दौरान ये की थी, एंकर के पूछने पर, जब एंकर ने पूछा था कि आप थे तो दहशतगर्द ही और आपको अमेरिका ने भी दहशतगर्दी की फहरिस्त में, दहशतगर्दों की फहरिस्त में आपका नाम डाल रखा है, तो आप किस तरह से जस्टिफाई करेंगे कि आप अपना एक मॉडरेट जो इमेज है वो किस तरह से जस्टिफाई करेंगे जबकि आप दाइश और अलकायदा के साथ रहे अल नुसरा फ्रंट के नाम से। तो अबू मोहम्मद अल जुलानी ने ये कहा था, उन्होंने कहा था कि नाम तब्दील कर लेने से कोई आपकी जो हिस्ट्री है वो तो नहीं बदल जाएगी। तो अबू मोहम्मद अल जुलानी ने कहा था कि माजी की बात और थी, इराक की सूरत हाल और थी, सीरिया की सूरत हाल और है, इस वजह से जो मैं 20 साल का था और अब मैं 30 साल का हूं तो बहुत ज्यादा फर्क हो गया, और इसी तरह इराक और सीरिया की सूरत हाल में भी बहुत ज्यादा फर्क है। और अबू मोहम्मद अल जुलानी ने यह भी कहा था कि जो हैयत तहरीर अल शाम है ये तहलील कर दी जाएगी जब हम अपने टास्क, अपनी मंजिल तक हम पहुंच जाएंगे तो हैयत तहरीर अल शाम को भी डिसॉल्व कर दिया जाएगा और हम जो है वो हकूमती जो ओहदे हैं वो हमारी जानिब से संभाल लिए जाएंगे। लेकिन ये जो निज़ाम है ये स्ट्रिक्ट इस्लामी निज़ाम नहीं होगा, बल्कि ये निज़ाम अरब की रिवायात और फितरत से मुताबिकत रखता हुआ निज़ाम होगा। तो क्या इसराइल के साथ ताल्लुकात भी
बहाल किए जा सकते हैं, या फिर इसराइल के खिलाफ मसले फ़लस्तीन के हल के लिए ये फ़लस्तीनियों का साथ दिया जा सकता है इन हयत तहरीर अल शाम के बागियों की जानिब से। तो मैं आपको बता दूं कि इसराइल भी 50 साल के बाद जो इसराइल के टैंक्स हैं उन्होंने फेंस को क्रॉस किया है शाम की, और वो शाम के अंदर ये इसराइल के टैंक्स दाखिल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इसराइल के वज़ीर दिफा ने ये कहा कि हम एक बफर जोन, जो सिक्योरिटी जोन है, अब हमें शाम के अंदर बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि शाम के अंदर जो हयत तहरीर अल शाम है या फिर दीगर जो ग्रोह हैं वो भी आपस में टकराएंगे आने वाले दिनों में। ये नहीं है कि हयत तहरीर अल शाम की जो हुकूमत है, जो इक़्तिदार है, उसको बाकी जो ग्रोह हैं वो तस्लीम कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। बल्कि आने वाले दिनों में शाम के अंदर मज़ीद कुछ इस तरह के जो क्लैशेस हैं वो भी देखे जा सकते हैं, जिसके पेश नज़र इसराइल ने अपने टैंक्स को फेंस से आगे बढ़ाया और ये कहा कि हम एक नया बफर जोन, एक नया सिक्योरिटी जोन बनाएंगे। तो क्या इन सहूनियों को ये भी खतरा और खदशा है कि ये जो बागी हैं ये इसराइल के अंदर भी एंटर हो सकते हैं मसले फ़लस्तीन के हल के लिए, या फिर फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग के लिए भी इनकी जानिब से कोई रोल प्ले किया जा सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह की खबरें हैं सहूनी मीडिया के ऊपर, ये मैं आपको कुछ तराशे दिखा रहा हूँ, ये मैं व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगा अगर आपने डिटेल के साथ ये खबरें पढ़नी है। बहरहाल इन्होंने ये रिपोर्ट किया, जो सहूनी मीडिया है, इन्होंने ये रिपोर्ट किया कि हमने जो हयत तहरीर अल शाम है या जो फ्री सीरियन आर्मी है, इनके कुछ कमांडर्स से हमने टेलीफोन पर बात की है, इनका इंटरव्यू लिया, और इनका जो मौक़िफ़ है वो ये है कि हम इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करेंगे, नेबरिंग कंट्री है, ब्रदरली नेबरिंग कंट्री है, फ्रेंडली रिलेशंस रखे जाएंगे, और हम इसराइल से रिक्वेस्ट करेंगे कि इन्वेस्टमेंट करे और रिकंस्ट्रक्शन के काम में अमेरिका, इसराइल और अरब कंट्रीज जो हैं वो शाम की मदद करें, और इसराइल जो है वो ईरान की प्रॉक्सीज के खात्मे के लिए हमारा साथ दे, ताकि हम पुरअमन एक शाम जो है वो बना सके। अब ये मैं आपको बता दूं कि सहूनी मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है, जो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, इसकी ऑथेंटिसिटी मैं भी कंफर्म नहीं कर सकता, क्योंकि सहूनी मीडिया जिस तरह की मन घड़त रिपोर्टिंग सहूनी मीडिया की जानिब से की जाती है ताकि जो मौक़िफ़ है खित्ते का वो अपनी तरफ डाइवर्ट किया जा सके या फिर प्रोपेगेंडा इस तरह का फैलाया जा सके, कोई नई बात नहीं है सहूनियों के लिए। तो इसकी ऑथेंटिसिटी बहरहाल मुझे नहीं पता, लेकिन ये रिपोर्ट्स जो हैं वो सहूनी मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं। अब आने वाले दिनों में इसराइल को लेकर इनकी क्या स्ट्रेटजी होगी वो आने वाले दिनों में वाज़े भी हो जाएगा, और फिर ये समझ भी आ जाएगी कि क्या ये रिपोर्ट्स दुरुस्त हैं या फिर ये रिपोर्ट्स दुरुस्त नहीं हैं। अगर ये इसराइल के साथ चले ताल्लुकात नॉर्मलाइज भी नहीं करते, या जिस तरह से रिपोर्टिंग की जा रही है वो हकीकत ना हो और ये खबरें जो हैं वो फेक हों, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसराइल के खिलाफ भी ये नहीं जाएंगे, क्योंकि इसराइल बहुत ज़्यादा अब ताकतवर हो चुका है। शाम के अंदर इन बागियों की हुकूमत के आने से जो मुजाहिदीन है, मैंने आपको सुनवाया था गुज़िश्ता रोज़, जो अमेरिका का नुमाइंदा है उसने भी दोहा फोरम के दौरान बैठकर यही गुफ्तगू की कि शाम के अंदर जो बागियों की हुकूमत है वो आने से मुजाहिदीन बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि जो असलहा प्रोवाइड किया जा रहा था बरास्ता शाम, जो रशिया की बेस है, उसकी आड़ में ईरान की जानिब से जो असलहा मुजाहिदीन को प्रोवाइड किया जा रहा था वो असलहा अब हिजबुल्लाह तक नहीं पहुंचेगा। तो मुजाहिदीन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे शाम के अंदर इस हुकूमत के आने से। तो इसराइल बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, और इसराइल और अमेरिका का जो प्रोपेगेंडा है वो फैलाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा इसराइल के लिए, क्योंकि ईरान और रशिया यहाँ पर अब मौजूद नहीं रहे, या फिर मौजूद हैं भी तो इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं रहे, इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस उनका इन खित्ते के ऊपर, इस खित्ते के ऊपर नहीं रहा। तो अब जो सहूनियों और अमेरिका जो इन्फ्लुएंस है अपना, वो इस खित्ते के ऊपर बहुत तेज़ी के साथ फैलाते हुए नज़र आएंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में जो फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग है वो भी, उसका भी खात्मा करीब है, मुआहिदा तय पा सकता है, जो कतर के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने दोहा फोरम के दौरान गुफ्तगू करते हुए ये हिंट भी दे दिया कि डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ ये काम कर रहे हैं कि जो मशरिक वस्ता के अंदर जो फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग है उसको ख़त्म करने के लिए कोई जंग बंदी मुआहिदा तय करवा दिया जाए। और अब जो हमास के मुजाहिदीन हैं वो लचक दिखाएंगे, जाहिर है, क्योंकि उनके फेवर में अब ये खित्ता नहीं रहा। जो असलहे की सप्लाई है वो भी उन तक नहीं पहुंचेगी, जो असलहा ईरान का प्रोवाइड किया जा रहा था शाम के रास्ते से, जो हिजबुल्लाह की एक बहुत पावरफुल एक बैकिंग
حماس کو مل رہی تھی وہ بھی حزب اللہ کی نہیں رہی، اور حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان بھی آپ کو معلوم ہے کہ جنگ بندی معاہدہ طے پا چکا ہے۔ تو یہاں پر شام تو چلیں ایک طویل اقتدار سے آزاد ہو گیا، اور دشمن کا دشمن دوست کی اسٹریٹجی سے ان سب نے مل کر ایران اور رشیا کو یہاں سے دھکیل دیا، باہر نکال دیا، لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت دور تک جائیں گے، پورے خطے کے اندر پھیلیں گے۔ یہ شام کی آزادی کے اثرات اسپیشلی جو مشرق وسطیٰ فلسطین کی آزادی کی جنگ کی جو سٹرگل ہے، جو قربانیاں فلسطینیوں نے دیں ان 1 سال سے زائد کے عرصے کے دوران، اور جس طرح سے مجاہدین نے صہیونیوں کا مقابلہ کیا، تو یہ جو جنگ تھی، جو فیصلہ کن جنگ تھی، اس کا پانسا یہاں پر اس بغاوت نے پلٹ دیا ہے۔ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ بہت امپورٹنٹ اناؤنسمنٹس یہ جو باغی ہیں ہیئت تحریر الشام کے، ان کی تحلیل کے بعد کس طرح کا حکومتی ڈھانچہ ان کی جانب سے کریٹ کیا جائے گا، اور گرد و نواح کو لے کر اسپیشلی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو لے کر ان کا کیا موقف رہے گا، کیا پالیسی رہے گی، کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے اندر جو یوکرین اور رشیا کی جنگ ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی ملاقات ہوئی ہے۔ بہت امپورٹنٹ ملاقات، بہت امپورٹنٹ خبروں پر نیکسٹ ویڈیو کے اندر بات کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔